हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जून के करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कल मंडे को हमारा सीए नहीं आएगा। मंडे को हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। ओके, सो वीकली करंट अफेयर्स में हम क्या है, पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज उनको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और आपको एक क्विज मिलेगा जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको 30 क्वेश्चन का एक क्विज कल के सेशन में मिलेगा। तो सभी लोग याद रखेंगे 7 AM आप वीकली क्विज अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब हैंडल पर। ओके, अगर आज की क्लास की पीडीएफ हम बात करें तो टेलीग्राम में आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी करंट अफेयर्स की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। सो स्टार्ट करेंगे हम 18 जून के करंट अफेयर्स, लेकिन शुरुआत होगी कहाँ से? इंपॉर्टेंट पर्सन से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हम सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। मतलब मोटे अनाजों का साल जो है वो 2023 को डिक्लेयर किया है। पूरे यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी डिक्लेयर किया गया है और ये इनिशिएटिव भारत का ही था। तो मिलेट को प्रमोट करने के लिए एक सॉन्ग आया है और इस सॉन्ग का नाम है अबेंडेंस इन मिलेट। और इस सॉन्ग को गाया किसने है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेमी विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर फालू। ठीक है, तो ग्रेमी अवार्ड विनर हैं ये, इंडियन अमेरिकन सिंगर है जिनका नाम है फालू। और इन्होंने रिसेंटली अपना एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम है अबेंडेंस इन मिलेट। क्योंकि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 को, यूनाइटेड नेशन ने इस बात को डिक्लेयर किया था और ये इनिशिएटिव भारत का ही था। ठीक है, फालू और उनके हस्बैंड जो सिंगर हैं गौरव शाह, उनके द्वारा इस गाने को रिलीज़ किया गया है, जिससे फार्मर्स को भी बोला जा सके कि आप मिलेट को उत्पादन करो और लोगों को भी बताया जा सके कि मिलेट कितना अच्छा फूड है, जिसको हमने सुपर फूड नाम भी दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है गोपी चंद हिंदुजा। कुछ समय पहले हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि गोपी चंद हिंदुजा के जो भाई थे श्रीचंद पी हिंदुजा, जो कि चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अब अगले जो चेयरमैन बन गए हैं हिंदुजा ग्रुप के, वो बन गए हैं गोपी चंद हिंदुजा। तो गोपी चंद हिंदुजा टेक चार्जेस एज अ ग्रुप चेयरमैन। इसके पहले ये को चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। हिंदुजा ग्रुप का हेड ऑफिस मुंबई में मिलेगा। 1914 में इसका फॉर्मेशन किया गया था परमानंद हिंदुजा के द्वारा। अगले पर्सन है शेख अहमद नवाफ अल शवा। इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर कुवैत के द्वारा। तो कुवैत के वापस से प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं शेख अहमद नवाफ अल शवा। कुवैत अगर आप देखेंगे तो आपको अरब यहाँ पे गल्फ नेशन में जाना पड़ेगा। पर्शियल गल्फ के पास आपको एक कंट्री मिलेगी विच इज कुवैत। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिनार। ओके, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अगली जो पर्सन न्यूज़ में है, इन्हें 2 बार ऑस्कर प्राइज दिया गया है। एक शानदार एक्टर रही, इनका नाम है गैलेंडा जैक्सन। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। साथ ही साथ एक्टर होने के साथ एक पॉलिटिशियन भी रही हैं ये यूके की। So 2-time Oscar winning actor and former UK politician Galinda Jackson has died at the age of 87। इन्होंने 1960 और 1970 में इनके दो मतलब मूवीज़ आई थी जिसमें इन्होंने एक्टिंग की थी, जिसके कारण इनको एकेडमिक अवार्ड भी मिला था, वीमेन इन लव एंड अ टच ऑफ क्लास। नेक्स्ट बात करेंगे, ये अब नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हम बात कर रहे हैं जेट विंग्स एयरवेज के बारे में, जो कि पहली एयरलाइन बनने जा रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, और ये गुवाहाटी बेस्ड आपकी एयरलाइंस होगी अंडर द उड़ान स्कीम। जो भी रीजनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं उन सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम ये जेट विंग एयरलाइन करेगी। हम बात करने वाले हैं जेट विंग एयरवेज फर्स्ट एयरलाइन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया गेट सेंट्रल अप्रूवल। तो रिसेंटली एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को दिया गया है। ये बात जेट विंग्स एयरवेज के चेयरमैन संजीव नारायण और को फाउंडर एंड सीईओ संजय आदित्य सिंह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नई दिल्ली में अनाउंस किया गया कि हमको एनओसी मिल गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और हम अपनी उड़ान शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। और ये पहली एयरलाइन होगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है, जिसका बेस होगा गुवाहाटी में।
ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो रीजन्स है वहाँ पर ये ऑपरेट होगी एयरलाइंस अंडर द उड़ान स्कीम, और जिसके अंतर्गत जो भी नॉर्थ ईस्ट के डेस्टिनेशन और ईस्टर्न रीजन के जो डेस्टिनेशन है उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल आर्क हमको डिस्कवर हुआ है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल, ये देख सकते हैं आप, नेचुरल आर्क, इसे डिस्कवर किया गया है कहाँ से? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से। कहाँ से डिस्कवर हुआ है इसका? तो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से इसकी डिस्कवरी की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और कहा गया है कि एक जियो हेरिटेज साइट है। क्या है ये? जियो हेरिटेज साइट है। अब जियो हेरिटेज साइट क्या होती है अभी हम देखते हैं। ये बिगेस्ट नेचुरल आर्क है हमारी कंट्री का। इसके अलावा हमारी कंट्री में दो और इस तरीके के नेचुरल आर्क हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला आपको तिरुमाला हिल्स तिरुपति में मिलेगा और दूसरा अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा, और दोनों की जो साइज़ है वो छोटे हैं इस सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आर्क से। अब बात करते हैं हम इस आर्च के बारे में। तो ये आर्च जो है वो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डिस्कवर किया गया है, पहली चीज़ उड़ीसा में। और बताया जाता है कि मिडिल लोअर टू मिडिल जो जोरासिक एज रही थी 184 से लेके 160 मिलियन पुराना ये आर्च है। लगभग 30 मीटर की लेंथ है और 12 मीटर की इसकी हाइट है। इसका फॉर्मेशन जो है वो आपका बलुआ पत्थर समझते हैं ना, सैंड स्टोन, वो भी कैसा सैंड स्टोन है जिसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसी से बन के ये आर्च तैयार हुआ है। और कई लगातार इतने सालों से वेदरिंग एक्टिविटी के कारण इस तरीके से मतलब ये आपको आर्च देखने को मिलता है। ये फॉल्ट एक्टिविटी के कारण जनरेट हुआ है। अब जियोलॉजी आपका जो जियो हेरिटेज साइट होती है वो क्या होती है? तो जियो हेरिटेज साइट एक यूनिक जोग्राफिकल, जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड मिनरलॉजिकल एक ऐसा केव या रॉक होती है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल इंटरेस्ट का होता है। तो ऐसी एक आकृति को, ऐसे एक आर्किटेक्ट को, केव को या आर्क को जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, और जिसका मेंटेनेंस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब जीएसआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। ये जो आर्च है ये हमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा से। ओके, नेक्स्ट बात, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन। रिसेंटली जो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री को संभालते हैं, उनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है मसूरी, उत्तराखंड में। अगर हम बात करते हैं तो इसे डेवलप किसने किया है? तो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने का काम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड मतलब REIL के द्वारा इसे तैयार किया गया है, जो कि जयपुर बेस्ड एक कंपनी है। और ये कंपनी एक मिनी रत्न कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करती है। क्या खास बात है इस एप्लीकेशन की या क्यों इसे लॉन्च किया गया है? तो पहली बात, इससे जो मिल्क की क्वालिटी है वो इन्हांस होगी, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होगी, और जो विलेजर्स हैं वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को इसके ज़रिए अपने मिल्क को बेच सकते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए यहाँ पे किसानों को, फार्मर्स को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। और ये जिसमें नोटिफिकेशन जो है वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु और दूसरी लैंग्वेजेस में भी तैयार किए जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन यहाँ पे मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी जो भी मिल्क कॉर्पोरेटिव्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं होंगे ह्यूमन एरर के, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, इसलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आइए अब हम एक इंडेक्स, एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो आंसर हो जाएगा UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड की 85% पॉपुलेशन को कवर किया गया और लगभग 91 कंट्रीज में सर्वे कराया गया। इस सर्वे क्या था? तो 4 पैरामीटर्स पे यहाँ पे सर्वे किया गया, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटीग्रिटी। तो इन चारों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कंट्री में लोगों से जाके क्वेश्चन पूछे गए कि उनका ओपिनियन फीमेल्स के बारे में क्या है, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी में क्या पॉलिटिकल लीडर एज अ फीमेल अच्छी होती हैं या नहीं, एजुकेशन में क्या स्टेटस है, जॉब में क्या स्टेटस है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पे पूछे गए। ठीक है, इनमें से भी अगर आप देखेंगे इस इंडेक्स में हमें बताया गया है कि आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है कंट्री के, पूरे वर्ल्ड की, वो पॉपुलेशन बिलीव करती है कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल अच्छे लीडर होते हैं एज कंपेरिजन टू फीमेल। और यहाँ पर ये बताया गया है 2 in the 5 बिलीव मैन मेक बेटर बिजनेस एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आज भी यहाँ पे बताया गया है कि 9 out of the 10 men and women होल्ड फंडामेंटल बाइस अगेंस्ट द वीमेन।
और क्या बताया गया है यहाँ पर, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वीमेन जो है वो किसी काम करने को 6 टाइम मोर टाइम यहाँ पे लगता है, इनको 6 टाइम ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपैरिजन मैन। इसलिए प्रोफेशन और पर्सनल ग्रोथ में वीमेंस के कंपैरिजन में मेंस आगे हैं। यहाँ पे बताया गया 25% लोगों का मानना है कि जो घरेलू हिंसा होती है, मतलब जो मैन वाइफ को बीट करते हैं, वो जस्टिफाई लोग कर रहे हैं। इसके अलावा लार्ज इम्प्रूवमेंट एरिया आप देखेंगे जर्मनी, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और जापान में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बोला जाता है कि अगर किसी कंट्री में इस तरीके से वीमेंस के पैरामीटर अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी कम करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ओवर डायमेंशनल कार्गो फॉर नुमलीगढ़ रिफाइनरी रिसीव बाय द सर्वनंदा सोनोवाल। कुछ समय पहले मैंने आपको एक कॉरिडोर के बारे में, एक रूट के बारे में बताया था जिसका नाम है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के ज़रिए हम यहाँ पे अब कार्गो फैसिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनलैंड वाटर के ज़रिए हमारा कार्गो, मतलब हमारा शिपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर यही बात हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल ने बताई है कि हमको पहला डायमेंशनल कार्गो हमको रिसीव हुआ है बाय वाटरवेज एट नुमलीगढ़ रिफाइनरी जेटी आसाम में। ये जो कार्गो है इसको ट्रांसपोर्ट किया गया था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और जिस वेसल से इसको ट्रांसफ़र किया गया था उसका नाम है MV मरीन 66। कोलकाता से नुमलीगढ़ रिफाइनरी जेटी असम में पहुंचा है, और किसके ज़रिए, बाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के ज़रिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक नोडल एजेंसी है जो कि हमारे सारे इनलैंड वाटरवेज को मेंटेन करने का काम करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आती है। 1986 में इसका फॉर्मेशन किया गया था और इसका हेड ऑफिस यूपी में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। इंडियन नेवी ने एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है हेलो लद्दाख या फिर जूली लद्दाख। तो आपको याद रखना है, ये हेलो लद्दाख या फिर जूली लद्दाख जो आउटरीच प्रोग्राम है वो शुरू किसने किया है, इंडियन नेवी ने। अब क्या मकसद है इस प्रोग्राम का, क्या मकसद है इस आउटरीच प्रोग्राम का, तो वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत हो रही है 5000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन से, और इसकी शुरुआत नेशनल वॉर मेमोरियल से 15 जून को की गई थी वाइस एडमिरल संजय जसप्रीत सिंह के द्वारा। ठीक है, इसका मकसद है कि लद्दाख के लोगों तक पहुंचना है, वहाँ के जो यूथ हैं उनको अवेयर दिलाना है कि इंडियन नेवी में भी करियर होता है। अग्निपथ वीर के ज़रिए आप इंडियन नेवी में एंटर हो सकते हैं, और अलग अलग और क्या आप नेवी या आर्मी में आप कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। मेडिकल कैंप लगाया जाएगा लद्दाख के एरिया में, और फुटबॉल मैच भी आयोजित किया जाएगा इंडियन नेवी और लद्दाख फुटबॉल क्लब के बीच में। इस मैच को खेला जाएगा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हम 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, इसलिए इस आउटरीच प्रोग्राम को रन किया है बाय इंडियन नेवी। इसके अलावा नारी शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे जो वीमेंस हैं उनको भी बताया जाएगा किस तरीके से आप भी जुड़ सकती हैं अग्निवीर के ज़रिए, या फिर इंडियन नेवी या फिर आर्म फोर्सेस में जुड़ सकती हैं। और यहाँ पे जो भी नेवल वेटरन और वीर नारीज़ हैं जो विडो हो चुकी हैं, उनसे भी यहाँ पे मुलाकात की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे एक MOU के बारे में। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है BHEL एंड तीथगढ़ रेल सिस्टम को। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इन्होंने बिडिंग की थी और 24,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट BHEL एंड तीर्थगढ़ रेल सिस्टम को दिया गया है, और ये लोग 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को तैयार करेंगे। तो इंडियन रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया है 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनाने का बाय 2029, और 2035 तक ये लोग इन ट्रेन्स का मेंटेनेंस भी करेंगे। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 24,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। जो इंडियन रेलवे की चेन्नई फैसिलिटी है वहाँ पे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की फाइनल असेंबली टेस्टिंग की जाएगी। ये 16 कोचेस की स्लीपर ट्रेन वंदे भारत को तैयार किया जाएगा, जिनकी पैसेंजर कैपेसिटी 880 पैसेंजर की होगी और इनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो याद रखेंगे BHEL और तीर्थगढ़ रेल सिस्टम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है बाय इंडियन रेलवे। नेक्स्ट है 21 जून को भी हमारा इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है। उसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वाइव ब्रेक या फिर योगा एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है, योगा ब्रेक ऑन वर्कशॉप।
तो सेंट्रल ने इंट्रोड्यूस किया है वाई ब्रेक या योगा एट ऑफिस चेयर फॉर एम्प्लॉय स्ट्रेस रिलीफ। तो यहाँ पे जब लगातार हम एक ही जगह पे बैठ के काम करते रहते हैं तो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है या वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस कैंपेन की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कि वर्क प्लेस पे आप योगा की छोटी छोटी स्टेप्स को फॉलो करें। आप आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं या फिर ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपको जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट है सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सीबीआईसी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसके चेयरमैन है विवेक जौहरी। उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट का नाम है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, मतलब NTRS रिपोर्ट। इस NTRS रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि हम जो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, रिलीज़ टाइम क्या होता है, फिर कार्गो से जब सामान को उतारा जाता है तो उसमें क्या समय लगता है, तो इन सारी चीज़ों को हमें रिड्यूस करना है। और टैक्स के मामले में भी इन्होंने कुछ जानकारी यहाँ पे दी है। दिस स्टडी एम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, एवरेज इंपोर्ट रिलीज टाइम बाय द कस्टम अथॉरिटी हैज़ डिक्रीज इन 2023। तो यहाँ पे बोला है कि इंपोर्ट रिलीज टाइम कस्टम अथॉरिटी के द्वारा डिक्रीज़ किया गया है 2023 में, जो कि 20% हुआ है इनलैंड कंटेनर डिपो में और 11% एयर कार्गो में जो है टाइम डिक्रीज हुआ है। CBIC has been actively working towards reducing release time by customers for both import and export. Customs for both import and export. Okay? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं JF-22 के बारे में। JF-22 क्या है? एक हाइपरसोनिक विंड टनल है। आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये है JF-22। इसे तैयार किया है चाइना ने और एक हाइपरसोनिक विंड टनल है और जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है। इसको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है और इसमें अगर आप देखेंगे स्पीड के बारे में तो इसकी स्पीड 30 मैक की स्पीड है। इससे आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए चाइना को मदद मिलेगी आने वाले समय में हाइपरसोनिक वेपन्स या फिर डिवाइसेस को तैयार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जापान से एक न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने रिसेंटली अपनी पार्लियामेंट से एक बिल पास किया है और जो एज ऑफ कंसेंट है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। अभी तक जापान एक ऐसी कंट्री थी जिसमें सबसे कम एज थी एज ऑफ कंसेंट की, मतलब केवल 13 साल। इसको बढ़ा के 16 ईयर कर दिया गया। जैसे हमारी कंट्री में एज ऑफ कंसेंट होता है 18 साल। अगर 18 साल की आप किसी भी मेल या फीमेल के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है या फिर आप उसकी मर्जी के बिना इंटरकोर्स करते हो तो उसको हम रेप की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। हमारी कंट्री में एज ऑफ कंसेंट कितना है? 18 ईयर है। वहीं ब्रिटेन में 16 ईयर है, जर्मनी और चाइना में 14 साल है। तो जापान में ये एज जो थी वो 13 ईयर्स थी, इसको बढ़ा के 16 ईयर कर दी है। तो जापान पार्लियामेंट इन वेलकम मूव हैज रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट टू 16 ईयर फ्रॉम द 13 ईयर। द मूव कम आफ्टर अ वेट ऑफ मोर देन अ सेंचुरी सिंस इट लास्ट चेंज इन 1907। तो 1907 में लास्ट टाइम चेंजेस हुआ था। द चेंजेस इनेक्टेड फ्राइडे मेक सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ समवन बिलो एज 16 कंसिडर्ड रेप। ओके, इसके अलावा जापान इज द ओनली मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 7, मतलब G7 का एकमात्र मेंबर है जापान जिसने अभी तक LGBTQ जो कम्युनिटी होती है उनको लीगल प्रोटेक्शन अभी तक नहीं दिया है। लास्ट न्यूज़ हम बात करेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है माई अकाउंट माई नेम। तो यहाँ पर माई अकाउंट माई नेम इनिशिएटिव सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर के लिए शुरू किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने और ये पहली बार कोई बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री में इस तरीके के इनिशिएटिव को शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, माई अकाउंट माई नेम जो कस्टमर होंगे वो किसी भी नाम को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट नेम की तरह। यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 लेटर या फिर 7 नंबर्स का आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना अकाउंट नेम डिसाइड कर सकते हैं। ये बात बताई गई है किसके द्वारा? अजय कुमार श्रीवास्तव, जो कि MD एंड CEO हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। और ये सारे के सारे जो 49 रीजनल ऑफिसेज हैं बैंक के, वहाँ सभी जगह ये कैंपेन रन होगा। अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस मतलब IIAS की एनुअल कॉन्फ्रेंस कोच्चि में कब होगी? तो 2025 में होगी। भारत इसे होस्ट करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अति उत्तम
नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा GSI मतलब जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा WHO ने 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री को हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में अवार्ड दिया है? तो आंसर हो जाएगा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। In which state of India a new species of flying lizard has been discovered? तो flying lizard की एक नई प्रजाति हमें मिली है कहाँ से? मिजोरम से, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट की एक टीम थी और इसमें मिजोरम यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के साइंटिस्ट शामिल थे। उन्होंने मिजोरम के फॉरेस्ट में एक फ्लाइंग लिजर्ड की नई डिस्कवरी की है, नई स्पीसीज की डिस्कवरी की है जिसका नाम मिजोरम पैराशूट गेको रखा गया है। और यहाँ पे बताया जाता है कि गेको लिजर्ड जो है इसकी 1200 स्पीसीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर फ्लैग ऑफ गवर्न्स फर्स्ट एग्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट? तो आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जूली लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया है? तो नेवी, इंडियन नेवी का ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, एशिया कप 2023 कौन सी कंट्री हाइब्रिड मॉडल पे होस्ट करेंगे? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। हम जो इंडियन रुपी सिंबल के बारे में बात करते हैं, ये सिंबल जो है इसे कब हमने अडॉप्ट किया है? 2005, 2007, 2010 या 2017? अगर आपको इन डिज़ाइनर का नाम भी पता हो तो वो बात भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो बाकी सारी बातें करेंगे आने वाले करंट अफेयर्स के सेशन में। हमको यहाँ पे एक सैटर्न के मून के बारे में भी डिस्कस करना है जिस पे फॉस्फोरस मिला है। वो सारी बातें हम अपकमिंग करंट अफेयर सेशन में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।